कल की तेज गिरावट के बाद आज बाजारों में हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत देता हुआ। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि रिकवरी के साथ बाजार फिर से नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे या फिर ऊपरी स्तरों से आएगी प्रॉफिट बुकिंग। सपोर्ट कहां मिलेगा और क्या होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से वीकेंड सेशन से पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब तो हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो किस तरह से बाजार का मूड माहौल रहेगा और स्टॉक्स पर तो भरपूर एक्शन होने वाला है। सर, सबसे पहले बताएं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। दीप, देखिए अमेरिकी बाजारों में रिकवरी दिखी है। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त लगभग 150 पॉइंट के 125 पॉइंट के आसपास की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में थी। उसके विपरीत एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन हुआ। भले ही 45 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ और डाउ जो कि आपको छोटा नजर आएगा, लेकिन अच्छी रिकवरी के साथ निचले स्तरों से बंद हुआ है। नेस्डेक भी 100 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लगभग 1,90,000 नए मामले अमेरिका में आए कोरोना की, जो कि चिंता की बात है। और 7,500 नए केसेस हमारे यहाँ दिल्ली में आते हुए दिखे। सोने चांदी में कमजोरी है, 50,000 के नीचे फिसला है सोना, और चांदी भी 1,000 रुपए के करीब कमजोर होकर 61,500 के आसपास है। तो ये तमाम वो ट्रिगर्स है जिन पर कल आपने एक्शन होते हुए देखा अमेरिका में, और आज भी यहीं पर नजर रहेगी। बिल्कुल अनिल जी, और सर कोरोना से ही शुरुआत करना चाहेंगे। आज के एक्शन की भी बात करनी है, नई लिस्टिंग होने वाली है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। पर एक बार कोरोना की बात से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अब तक हमने जो देखा है अनिल जी, पिछले कुछ महीने का ट्रेंड है, कोरोना की कैसी भी नेगेटिव खबर हो उस पर बाजार का रिएक्शन नहीं है। पर पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत रिएक्शन आना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा रिएक्शन आ रहा है, बट थोड़ा बहुत रिएक्शन इन नए मामलों से आते हुए दिख रहा है। तो क्या ये एक चिंता का विषय बन सकता है, या फिर बाजार को एक कंसोलिडेशन का ट्रिगर चाहिए था और वो कोरोना ने दे दिया है? दोनों ही बात सही है दीप की। एक अच्छी तेजी के बाद और लगातार रिकॉर्ड हाइज बनाकर 4 दिनों तक मजबूत होने के बाद 2-3 दिनों से जो हल्का करेक्शन हुआ है, उसके बाद कल फिर से रिकवरी दिखी। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो मामले अब कोरोना के अमेरिका में सामने आ रहे हैं, 1,90,000 एक दिन के केस, ये तो कोरोना के पीक के वक्त भी नहीं थे। और अब धीरे धीरे न्यूयॉर्क के बाद कैलिफोर्निया में भी आंशिक लॉकडाउन का या कुछ प्रतिबंध लगाने की बात हुई है। ये डर अब आपको दूसरी जगह भी फैलता हुआ दिखेगा। IMF भी अपनी तरफ से फिर से चिंता जता रहा है कि अगर यही हाल रहा तो शायद आर्थिक रिकवरी में देरी हो सकती है। ये सब चीजें ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि पहले से पता नहीं था। क्या नहीं पता था वो ये कि क्या अचानक से मामले कोरोना के हर रोज के नए के 1.25-2 लाख तक पहुंच जाएंगे, ये तो नहीं पता था। बढ़ेंगे ये समझ में आ रहा था, लेकिन क्या 2 लाख तक पहुंच जाएंगे, जी नहीं, ये नहीं पता था। तो ये नया है। दूसरी बात यह कि अमेरिका में ट्रांजिशन का पीरियड है, और अब कोरोना से लड़ने के लिए बाजार के लिए जो चाहिए वो है राहत पैकेज, स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज में जाहिर सी बात है कि जब तक सत्ता का स्थानांतरण नहीं होता, ट्रंप साहब से बाइडेन साहब चार्ज नहीं ले लेते। मुझे समझ में नहीं आता अमेरिका का सिस्टम क्या है। जो राष्ट्रपति हार गया उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक वो कुर्सी पे क्यों बैठा है भगवान जाने, और वो कुर्सी पर बैठ के फैसले भी लेता है, उसके फैसले लागू भी होते हैं। ये शायद अमेरिका में ही हो सकता है। तो अब भाई जब हार गए हो, खत्म हो गया सब मामला, तो उनको कुर्सी दो जिन्हें आगे देश चलाना है, और वो फैसले ले। लेकिन वो जब होगा तब होगा, और उसमें अभी कम से कम महीने 1.5 महीने का वक्त बाकी है, और तब बाइडेन साहब कुर्सी लेने के बाद राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। तो ये जो बीच का पीरियड है दीप, जहां कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और राहत पैकेज आने में देरी, और अच्छा ट्रंप साहब इस बीच में लाने की कोशिश करेंगे तो ये करने नहीं देंगे। तो ये सारी चिंताएं हैं जो हल्की फुल्की बाजार में अपसाइड को लिमिट कर रही है। अब आपके पास पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो रही है, उस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षण के परिणाम बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। जो अर्जियां दी जा रही है, आज भी समझा जा रहा है कि शायद फाइजर अपनी अर्जी दे US FDA को इसकी दवा की मंजूरी के लिए, इमरजेंसी ट्रायल के लिए, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसे यूज कर पाए। ये सारी चीजें जो पॉजिटिव है कि चलिए एक तरफ कहर है तो दूसरी तरफ लड़ने की ताकत भी बढ़ रही है और जल्दी वैक्सीन सामने आ सकती है। एक तरफ आपके लिए आर्थिक रिकवरी थोड़ी सी ठंडी पड़ने के संकेत है कोरोना की वजह से, तो दूसरी तरफ आपके पास भरपूर पैसा है, लिक्विडिटी है, जो निचले स्तरों पर बाजार में लगने को तैयार है। तो जब आपके पास दोनों तरह के संकेत हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव,
तो इसका मतलब ये कि एक अच्छी तेजी होने के बाद बाजार यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं, और वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है जहाँ पर एक बढ़िया तेजी होने के बाद थोड़ा वक्त बिताएं। जिन्हें खरीदना है, जिन्हें बेचना है, उन्हें आराम से सोच समझकर एक व्यू बनाने का मौका मिले। नहीं तो एक तरफा बाजार जब चलता है तो आप जब तक सोचे कि मैं बेचूं, आपको नीचे का लेवल मिलता है, दूसरे दिन और नीचे का, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। तेजी के मार्केट में आप सोचे कि मैं करेक्शन आने पर खरीदूंगा, लूं, आज लूं, अच्छा आज नहीं कल लूंगा, आपको मौका नहीं मिलता। तो एक तरफा बाजार बहुत मुश्किल है आम इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर्स की बात अलग है, ट्रेडर्स को तो ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, उनको तो उस तरह के बाजार में मजा आता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक तरफा बाजार, चाहे वो तेजी का हो चाहे मंदी का हो, मुश्किल होता है। जब बाजार एक तरफा तेजी या मंदी दिखाने के बाद कंसोलिडेट करते हैं, सीमित दायरे में थोड़ा वक्त बिताते हैं, तब आप शांति से सोच सकते हैं कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में क्या करना है, बेचना है, खरीदना है। यही वक्त है जब आप सोचेंगे कि 13,000 के आसपास मुझे क्या अपने पोर्टफोलियो में से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्या मुझे कुछ स्टॉक्स बेच देने चाहिए, क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स बेचकर नए स्टॉक्स लेने चाहिए, क्या जो महंगे हो चुके हैं, अच्छे रनअप दे चुके हैं, वहां प्रॉफिट बुक करके कुछ ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक लूं। तो ये सारे सवाल है, इनके जवाब देने की कोशिश बाजार आपको करेगा वक्त देकर। जवाब आप ही को ढूंढने। मेरा ये समझना है कि जिन इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में अच्छा मुनाफा है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट अपना यहां पर जरूर बुक करें। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हम ये कह रहे थे 12,800 13,200, ये एक बड़ी रेंज है 400 पॉइंट की, जहां पर बाजार कहीं न कहीं रुकने चाहिए, और ये प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से एक अच्छा लेवल है। आप बाजार का टॉप या बॉटम तो कभी भी नहीं पकड़ सकते, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करें, जैसे हम लगातार हर एक लेवल पर कर रहे थे कि भाई 9,000 से लेकर 7,500 तक आप हर एक लेवल पर पैसा डालिए, हर 500 पॉइंट पर डालिए, ठीक उसी तरह से अब 13,000 के आसपास, 12,900 के आसपास, अब हर 300-400 पॉइंट पर, 500 पॉइंट पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 12,800 13,200 एक पहला रेंज है जहां पर आप प्रॉफिट बुक करें अपने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में, और इंतजार करें। अगर आप ये सोचते हैं कि इन्वेस्टर के तौर पर एकदम जिस दिन टॉप बनेगा उसी दिन मैं सारा बेचूंगा, और जिस दिन बॉटम बनेगा उसी दिन मैं सारा लूंगा, वो अपनी अपनी काबिलियत हो सकती है, हमारी नहीं है, मैं बहुत साफ कह दूं। इसीलिए जब खरीदने का वक्त था तब भी हमने इन्वेस्टर्स को कहा टुकड़ों में बुकिंग करने का वक्त है तब भी। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडर्स एकदम फुल फ्लेज शॉर्ट करना शुरू कर दे, ये समझे कि सब कुछ खत्म हो गया बस इसके बाद बाजार आगे जाएगा नहीं। नवंबर के महीने में सिर्फ दूसरी नेगेटिव क्लोज हुई है, इसलिए बहुत निराश होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अब अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। और ट्रेडर्स के लिए तो रोज का मार्केट होता है, आपको रोज के मार्केट में लड़ने के लिए आपके पास ट्रेंड है और आपकी ढाल आपका स्टॉप लॉस है। तो बाजार किसी भी दिन कुछ ऐसे एबनॉर्मल मूव ऊपर या नीचे की तरफ देगा, तो वहां पर आपको अपने स्टॉप लॉस और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कितनी है उसका ध्यान रखना है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ा कंसोलिडेशन के संकेत आ रहे हैं बाजार पर देखते हैं कि एक्शन कैसा रहेगा। सर, इसी पॉइंट पर एक और सवाल था, जैसे कि आपने कहा नवंबर की सिर्फ सेकंड नेगेटिव क्लोज थी, कल वीकली एक्सपायरी भी थी तो उसका भी प्रभाव था। पर कल एक इंटरेस्टिंग चीज जो ये हुई थी सर कि डिप पर खरीदारी नहीं आई। अब तक हमने देखा है इस पूरे महीने में, बल्कि अक्टूबर से ही ट्रेंड रहा है बाय ऑन डिप, और गिरावट वाले दिन भी एटलीस्ट डिप से थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है। कल ये नहीं देखा गया, इसकी कोई अहमियत है या फिर एक ही दिन हुआ है तो इसको ज्यादा नहीं मानना चाहिए? अगर कल का दिन गुरुवार नहीं होता तो ये नहीं होता, दीप बिल्कुल क्लियर है। देखिए कल पहली चीज तो ये कि दीप देखिए पूरे नवंबर के महीने में दूसरी नेगेटिव क्लोजिंग है। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, वो भी इतनी एक तरफा तेजी होने के बाद। मैं कल ट्विटर में बहुत सारे मैसेज पढ़ रहा था कि सब लोग कह रहे थे 30,000 हो जाएगा, सब लोग कह रहे थे 13,000 हो जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि 29,800 होना 30,000 नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप मार्केट के बारे में क्या समझते हैं, इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि 12,963 होना 13,000 होना नहीं है, तो फिर आपको अपनी मार्केट की समझ के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। और जब जब भी मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि सब लोग ये कर रहे थे, सब लोग वो कह रहे थे, या सब लोग ट्रेंड के साथ में थे और इस ट्रेंड ने ही 2,000 पॉइंट निफ्टी पर नॉन स्टॉप बना कर दिए, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट तब जाएंगे जब आपको पहला संकेत मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे ही एक दिन गिरता है, कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स का व्यू बदल जाता है। बदलता है, बिल्कुल व्यू भाव के साथ बदलता है। आप भाव मत बदलिए, व्यू नहीं बदलेगा। सिंपल चीज है। और जब बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर ट्वीट करते हैं तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि उन्होंने दो गलती की है। पहली गलती ये, जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन रखी है क्वांटिटी के लिहाज से, नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिहाज से। और दूसरी गलती ये की है कि बदलते मूड के साथ अपना मूड नहीं बदला है,
इस लिहाज से कि अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। अल्टीमेटली ठीक है, आप किसी और को दोष देकर एक दो ट्वीट करके अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे एक पंचिंग बैग रखना चाहिए, वो मुक्केबाज मारते हैं ना, वो हवा में लटका कर, उससे भी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस काफी अच्छे से निकलता है। लेकिन अल्टीमेटली उससे होगा क्या? प्रॉफिट तो आपका वापस नहीं आएगा। हर एक ट्रेड के बाद आप पैसा कमाएं, लेकिन उससे ज्यादा अनुभव कमाएं कि इस ट्रेड में मैंने क्या सही किया जिसकी वजह से मुझे मुनाफा हुआ, या मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। अगर ये करेंगे तो आपको जो कमाने को मिलेगा वो पैसे से कहीं ज्यादा है। लर्निंग अर्निंग के साथ ज्यादा जरूरी है। ये कल के सेशन में भी था, बाजार किसी भी दिन यू टर्न लेगा, हर रोज एक तरफा, कभी तेजी नहीं होगी, कभी मंदी नहीं होगी, और उस दिन के लिए आप तैयार हैं। और मैं बार बार इसीलिए ये लाइन कहता हूं, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तैयारी आपको उस हिसाब से करनी है कि अगर कुछ भी ऐसा हो गया जो मेरा अनएक्सपेक्टेड, और उसमें भी आप देखिए कल भी तेजी करने वाले लोग हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन पहली चीज तो है कि नवंबर के महीने में सिर्फ दूसरी क्लोजिंग मिली है आपको नेगेटिव, और वो भी लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद। कल भी सेंसेक्स और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया। कल भी बैंक निफ्टी इस दौर का जो हाई है उसके बेहद नजदीक 29,700 तक पहुंचा है। उसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं बनाकर, पैसा तोड़कर निकलते हैं, तो फिर इसका मतलब सीरियसली कुछ न कुछ सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में आप एक स्किल्ड और प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। और इसका जवाब आपको खुद अपने भीतर ढूंढना है, ये बहुत जरूरी है। और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, नहीं इससे कि किसी की जिम्मेदारी कम होती है कि अगर आपने कोई कॉल दिया तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये अलग चीज है। लेकिन अल्टीमेटली इस तरह के मूव्स ये बाजार में पहला और आखिरी नहीं है, कई बार आएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर कल के सेशन में लाइफ टाइम हाई बनने के बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं या प्रॉफिट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपकी ट्रेडिंग स्किल्स पर क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, जो आपको समझना चाहिए। जहां तक आपके कहने का सवाल है कि कल पहली बार ऐसा हुआ कि हम रिकवर नहीं हुए, बिल्कुल सही है, लेकिन पहली बार नहीं होते हुए भी एक बार हुआ दीप। और आपको याद होगा सुबह इसी वक्त जब कल हम बात कर रहे थे, मैं आपको एक ही चीज कह रहा था, जितना गैप से खुलेंगे नीचे उतना बेहतर, हम उतना तुरंत खरीदेंगे और ये शॉर्ट कवरिंग वालों के लिए एक बेहतरीन मौका होगा। और वैसा हुआ भी। आप देखिए उसके बाद नया लाइफ हाई बनाए, कल 100-125 पॉइंट गिरने के बाद निफ्टी में नया लाइफ हाई बना और बैंक निफ्टी भी वापस ऊपर आया है। अब आपको ऊपरी रेंज पर वापस एग्जिट भी तो करना है, बेचना भी तो है, तो दोनों तरफ की चीजें हैं। और कल अगर वापस से रिकवरी नहीं आई सेकंड हाफ में और दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ, तो उसकी एकमात्र वजह डीप वीकली एक्सपायरी थी। और जाहिर सी बात है, अगर बाजार ओवरसोल्ड होते हैं और उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग होती है, तो बाजार ओवरबोट भी होते हैं और उसकी वजह से आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग या तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन कम होने का डर भी होता है। कल लॉन्ग अनवाइंडिंग थी और वही हुआ। आप देखिए कल भी एफआईएस के डेटा कोई खराब नहीं है, स्पेशली कैश मार्केट में। हाँ, एफएनओ में उन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, वो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। और घरेलू फंड तो आज ऐसा तो है नहीं कि कल ही उन्होंने बेचा है, वो तो भर भर के रोज बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, और कल भी खरीदा नहीं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है मेरे लिए कि घरेलू फंड ने कल भी खरीदा नहीं, लेकिन कल के लिए। और कल दोपहर में भी हम ये बात कर रहे थे कि बाजारों का हमारा जो रिएक्शन था कल, वो थोड़ी ज्यादा कमजोरी का सिर्फ इस वजह से था जबकि ग्लोबल मार्केट्स उतने बुरे नहीं थे और डाउ फ्यूचर्स भी आखिरी आधे पौन घंटे में 100 पॉइंट फिसले। अदरवाइज तो डाउ फ्यूचर्स भी 25-30 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड कर रहे थे। उसके बावजूद हमारे बाजार तो पहले ही कमजोर हो चुके थे। तो कल एक्सपायरी का प्रेशर था, उस वजह से बाजार रिकवरी नहीं दे पाए। लेकिन मुझे इस बात से कहीं कोई डर और चिंता नहीं है कि नवंबर के महीने में अगर सिर्फ दो नेगेटिव क्लोज मिलती है, नवंबर के महीने में 42,000 करोड़ का पैसा एफआईएस की तरफ से आता है, और उसके बाद अगर आप एक दिन की गिरावट अगर आप ना संभाल पाए, वो भी लाइफ टाइम हाई बनने के बाद, तो ये वाकई में स्किल्स पर क्वेश्चन मार्क उठाता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो रनिंग मार्केट में एक थोड़ा करेक्शन आया था, ज़्यादा चिंता के विषय नहीं है, पर देखते हैं आज का सेटअप फिर क्या बता रहे हैं सर। तो आज के सेटअप की बात करते हैं, बताएं सर किस तरह के संकेत देख रहे हैं आज के लिए। दीप माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है जो मैं थोड़ा हार्श बोल गया और हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दवा कड़वी होती, मीठी दवा कम ही देखने को मिलती है होम्योपैथी को छोड़कर। और दूसरा है कि ज्यादा मुश्किल काम हो तो सर्जरी करनी पड़ती, तो इसलिए बढ़िया कि सर्जरी की नौबत ना आए, कड़वी दवा खा लें, ऐसा जरूरी है एक्चुअली। और दिक्कत मुझे इस बात से नहीं कि करेक्शन हुआ और उस करेक्शन में लोगों के पैसे लगे, इस बात से दिक्कत कम है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस दिन लाइफ टाइम हाई बने, अगर उस दिन आप प्रॉफिट प्रोटेक्ट ना कर पाए या उस दिन मुनाफा ना बना पाए और उस दिन तेजी की पोजीशन में आपको भरपूर
लॉस हो। कल मैं कुछ ट्वीट भी देख रहा था, मेरे नाम से मेरी जो एनालिसिस को कोट करके चल भी रहा था, कोई किसी ट्रेडर ने बड़ा नुकसान किया है, पता नहीं, इस तरह की भी बातें चल रही थी। हालांकि उस ट्वीट में जब डिटेल में मैंने देखा तो उन्होंने यही कहा कि जैसा हमने गैप से खुलने के बाद रिकवरी की बात की थी वैसी रिकवरी हुई भी। लेकिन अब यही है कि अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, जब हम कमेंट्री देते हैं तो हम कमेंट्री देते हैं, हमारी कमेंट्री हर एक के लिए सेम है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर आदमी का ट्रेड करने का तरीका, उसकी कैपिटल, उसकी रिस्क लेने की क्षमता, उसके कितने स्टॉक्स में ट्रेड करने की क्षमता सेम हो, किसी की भी नहीं होगी, दो किसी भी लोगों की सेम नहीं होगी। तो हम जो बोल रहे हैं उसको आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना है, अपने हिसाब से उसको पर्सनली आपको किस तरह से वो सूट होता है वो भी आपको देखना है। सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर में या एब्सोल्यूट कमेंट्री पे जाएंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन हर आदमी के लिए सेम कमेंट्री है। इसका मतलब ये कि आपको कस्टमाइज करना है कि इसमें से कौन सा डेटा और कौन सा तरीका आपके लिए ढंग से काम आ सकता है। एनीवे, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज के लिए जो संकेत है, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर हैं दीप। एफआईज के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर ही हैं। सेंटिमेंट, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, कोशिश से न्यूट्रल किया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, कल अगर आपको याद हो हमने कल ये साफ कहा था कि वायदा कारोबार के संकेत कोशिश से पुट कॉल रेशियो हायर लेवल पे ऊपरी स्तरों पर अलर्ट रहे। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तेजी का मार्केट है, आपको अलर्टनेस के साइन संकेत सुनने की इच्छा नहीं होती है और कहते थे भी आप उस पर गौर नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ ये कि जब होने के बाद पता चलता है कि हाँ ये तो था, तो कल पुट कॉल रेशियो आपको 170 के आसपास आता दिख रहा है, तो वहां पर हमने अलर्टनेस के संकेत भी देते कि हायर साइड पर 13,000 के नजदीक आप पहुंचेंगे और पुट कॉल रेशियो इतना ऊपर है, तो वहां पे आपको सावधान भी रहना है। सेंटीमेंट आपके लिए न्यूट्रल है आज के लिए, कल के झटके के बाद पॉजिटिव से थोड़ा न्यूट्रल हुआ है, और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं, ये निश्चिंत रहे। ये आपके लिए सारे संकेत। जी दीप। बिल्कुल, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, निश्चिंत रहें, कोई बदलाव नहीं है। सर फिर लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं, कहां पर नजर रखेंगे आप? बारह 12,725 आज के लिए छोटी रेंज, यहां सपोर्ट लेना चाहिए। यहां से नीचे गिरे तो एक बहुत बढ़िया लेवल आपको देता हूं दीप, इसको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है अब आगे क्या होगा। एक दिन की गिरावट में बहुत सारे लोग हिल जाते हैं, और लाजमी भी है क्योंकि पैसा लगा होता है, नुकसान होता है, मैं उसमें कुछ आपको गलत नहीं मानता है। 12,575, 12,625 ये आपके लिए रॉक सॉलिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं ट्रेंड न्यूट्रल तब करूंगा, अभी पॉजिटिव ट्रेंड से न्यूट्रल ट्रेंड तब करूंगा जब इस रेंज के नीचे बाजार जाकर ट्रेड करना शुरू करे, 12,575, 12,625, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट डीप निकल कर आएगा वो आएगा कहीं न कहीं 12,425, 450 के आसपास, जो मैंने अभी नहीं निकाला है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि 12,432 का हाई आपने पार करके नया लाइफ हाई बनाया। पहले जो मार्च की गिरावट के पहले का जो हाई था जनवरी का, वो 12,432 का था। तो 12,425-50 के आसपास अगला बड़ा सपोर्ट आएगा। लेकिन मेरे लिए ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल तब होगा जब 12,575, 12,625 की रेंज को बाजार निर्णायक रूप से नीचे की तरफ तोड़े। जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक मैं करेक्शन में हूं, हल्के फुल्के करेक्शन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये करेक्शन ब्रॉडली अगर आप देखें तो नीचे की तरफ 12,500, 12,600 की रेंज दिखा सकता है, ऊपर की तरफ 12,900, 13,100, 200 दिखा सकता है। इस रेंज में ऊपर भी है नीचे भी है, आराम से वक्त बिताए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा वक्त यहाँ रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस स्पीड से निफ्टी को रोज बढ़ते देखेंगे तो ये तो अगले महीने 14,000, मार्च तक 20,000, 18,000 जो भी हो जाए वो तो होना नहीं है, आप और हम सब जानते, तो कहीं तो रुकेगा ही, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। ऊपरी रेंज क्या है? 12,875, 12,935, ये ऊपर की रेंज है बाजार की, जहां पर अगर आए बाजार तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करना चाहिए फिर से करेक्शन का। फ्रेश और बड़ी तेजी आपको तब करनी जब अब निफ्टी 13,000 के पार निकल गए। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल छोड़ देना है। बड़ी तेजी, बड़ा ब्रेकआउट और अब नई तेजी जिसको आप चाहते हैं वो बनेगी 13,000 के पार निकलने के बाद। बैंक निफ्टी 28,450, 28,600 आज के दिन की छोटी सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे फिसले तो 28,075, 28,275 की रेंज होनी चाहिए। कभी कभी मैं ना बैंक निफ्टी में बड़ी रेंज देने में मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। मैं सोचता हूँ अरे इतने नीचे का लेवल दें, लोग क्या सोचेंगे ये बहुत ऊपर या बहुत नीचे का दे रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने ना है ही ऐसा, आप जो भी बड़े लेवल बड़ी रेंज दो,
700, 800, 500, 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी के लिए बहुत छोटी बात है, आसान बात है, छोटी बात तो नहीं, आसान बात है, हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक और नीचे का रेंज दे रहा हूं और वो है 28,075, 28,275 का, जिस पर आपको मजबूत सपोर्ट मिलेगा। ऊपरी स्तर पर 29,050, 29,175 बैंक निफ्टी के लिए पहली छोटी रेंज है जहां तक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर की जो रेंज है वो परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, वहां पर आए तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वो है 29,600 से 29,750, ये परफेक्ट रेंज है जहां पर आप शॉर्ट भी करें और प्रॉफिट बुकिंग भी करें। दीप, ये आपके लिए बड़ी रेंज हो गई। अब दिन की छोटी रेंज बता दूं, 12,750, 12,825। देखिए कल भी आपको जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन दिया था वो 12,750 से 12,825 का दिया और कल का लो 12,745 का था। एग्जैक्टली निफ्टी ने वही सपोर्ट लिया। लेवल दे सकते हैं, एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको बाजार के मूड माहौल, डाउ फ्यूचर्स और उस दिन की ट्रेडिंग पोजीशन को ध्यान में रखकर लेना होगा। 12,700, 12,875 दिन की मीडियम रेंज है और जो बड़ी रेंज है वो 12,625 से लेकर 12,930-35 की निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 28,600, 29,075 दिन की छोटी रेंज, 28,450 से 29,200 दिन की मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना है इसी रेंज में हम काम चला लें, लेकिन फिर भी 28,300, 29,600 ये बड़ी रेंज है जिसको आप जरूर ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग रेंजेस निकल कर आ रही हैं, नजर रखिए इन सभी लेवल्स पर। सर, कल की गिरावट के बाद पीसीआर और एफआईएस की पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं? थोड़े ओवरबॉट से कम आए हैं? थोड़ा सा कम हुआ है दीप, ज्यादा नहीं। 71% से 68% उन्होंने लॉन्ग पोजीशन कम की है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छा है। देखिए यही चीजें है, ये डेटा होता क्या है, ये इतने सालों से देख देख के समझ में आया कि किस लेवल पर डेटा रिएक्ट करता है। 170 के आसपास, कल भी 167 का पुट कॉल रेशियो था, आज घटकर 20 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में घट गया 147 पर। ये इतने सालों से देखा है दीप कि किन लेवल से रिएक्ट करता है। अब पॉइंट क्या है कि अगर 167 का पुट कॉल रेशियो परसों क्लोजिंग में था, कल ओपनिंग में था, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं कि बाजार उसी मोमेंट पर रिएक्शन दे दे कि ये डेटा है अभी का अभी गिर जाना चाहिए। वैसा नहीं होता है। एक्चुअली यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि एग्जैक्ट किस वक्त पर बाजार किस लेवल से घूमेगा वो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, मुश्किल है, कर सकते हैं। थोड़ी सी आप वो कहें कि हल्का सा मार्जिन ऑफ एरर रखें तो। अब देखिए जैसे 13,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, ठीक है, पुट कॉल रेशियो आपका 170 के आसपास है, तो आपको 13,000 के आसपास से नीचे आना है, ये क्लियर है। अब वो 13,000 के आसपास से जो नीचे आना है वो आप 12,930 से आ जाएंगे, 12,950 से आएंगे, या 12,963 वगैरह जो भी कल का हाई है 12,963 वहां से आएंगे, या एग्जैक्ट 13,000 से आएंगे। ये कैलकुलेशन लगाना मुश्किल काम है। क्यों है? अगर 12,963 के आसपास ही आते ही एकदम से डाउ फ्यूचर फिसल गया वहीं पे, तो वहीं पे आप टॉप बना देंगे, और वहां एक बार डाउ फ्यूचर और मजबूत हो गया तो पता चला आप 13,000 तक पहुंच गए। तो ये जजमेंट आपको एज ए ट्रेडर उस वक्त के मूड माहौल को देखकर लेना है कि घूमेगा कहां से। ये हर मोमेंट का, हर मिनट का ऑब्जर्वेशन है जो आपको सीखना चाहिए। आइए, पुट कॉल रेशियो का मैंने बता दिया, विक्स 2% ऊपर है, हल्की सी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिनकी तेजी की पोजीशन है निफ्टी पर, इंट्राडे में 12,700 का स्टॉप लॉस रखिए, 12,750 का क्लोजिंग बेसिस पर रखिए। कल भी हमने 12,750 क्लोजिंग स्टॉप लॉस दिया था, उसके नीचे बंद नहीं हुआ, एंजॉय कर सकते हैं आप। अभी भी 12,750 का रखिए। बैंक निफ्टी के लिए एक ही छोटा स्टॉप लॉस दीप, मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा रिस्क देनी नहीं है। 28,800 सिंपल, कल का लो टूटता है निकल जाइए, खत्म करिए मैटर को। 28,800 इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी आपको स्टॉप लॉस रखना है। शॉर्ट पोजीशन 12,875 इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखिए, और 12,950 अब तक की आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली है दीप 12,938 की। उसके ऊपर क्लोज हो निकल जाइए, चिंता मत की। और जिनको बहुत ही मतलब वो क्या कहना चाहिए, ऐसे शॉर्ट ट्रेडर्स हैं कि जो भाई मतलब खुद कर जाएंगे लेकिन पोजीशन काटेंगे नहीं और इंतजार पे इंतजार करेंगे, उनके लिए 13,000 स्टॉप लॉस है इंट्राडे भी और क्लोजिंग में, ताकि आपका ट्रिगर ना हो। 13,000 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं अगर आपको 200 सवा 200 पॉइंट के रिस्क रखने की ताकत है तो। ताकत वैसे दोनों की नहीं होती, न शॉर्ट वालों की होती है न लॉन्ग वालों की होती है लॉस में, लेकिन शॉर्ट वाले थोड़े जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, उस वजह से वो थोड़ा इंतजार ज्यादा लंबा करते हैं। लॉन्ग करने वाले थोड़े डरपोक ज्यादा होते हैं, डरते ज्यादा है। जबकि एक्चुअली देखा जाए तो मतलब लॉन्ग पोजीशन में आपका गिर के कितना गिर जाएगा मार्केट, ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी जीरो हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 7,500 हुआ, लेकिन लोगों को डर बड़ा लगता है कि
और बढ़ने में क्या है, बढ़ने में तो आपकी मेरी जिंदगी में नहीं, हमारे आगे वाली जनरेशन में निफ्टी 1 लाख का भी लोग देखेंगे, 50,000 का भी देखेंगे। तो अपसाइड तो अनलिमिटेड है, डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेडर्स की माइंडसेट देखिए, तेजी करने वाले ज्यादा डरपोक होते हैं, मंदी करने वाला ज्यादा ढीठ होते हैं। तो इसीलिए दोनों ही पैसा तोड़ते हैं। जो डरते हैं उनका पैसा उस वजह से लगता है कि उन्हें डर बहुत है कि और गिर गया तो क्या, और जो मंदी करने वाले हैं वो इसलिए पैसा तोड़ते हैं, वो अड़ियल है, नहीं काटेंगे, खुद कट जाएंगे। तो इसलिए दोनों ही तरह के ट्रेडर्स जब तक अपनी इन दोनों भावनाओं को काबू में नहीं रखेंगे, ये मुश्किल आने वाली है। तो चलिए, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए आपका स्टॉप लॉस है, और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस है 29,250 का दीप, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। जी बिल्कुल सर, देखते हैं बुल्स वर्सेस बेयर्स में आज कौन आगे रहेगा। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे? नई पोजीशंस के लिए सलाह ये होगी कि निफ्टी में 12,625 12,700 की रेंज में आप खरीदारी कीजिए अगर वहां मौका मिलता तो, या फिर अगर आप पहले खरीदारी करें तो फिर आप 12,600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 12,625 12,700 ये आपकी खरीदारी की रेंज है। 12,575 का आपका होगा स्टॉप लॉस, और ऊपर का टारगेट जो बनेगा 12,750 12,825 12,875 और 12,925 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं इंतजार करें, 12,875 12,925 की रेंज का वहां पर आपको बेचना है। 12,875 से 12,925 की रेंज में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ये 875 825 नहीं है, ये 12,875 से 12,925 से ऊपर की रेंज 925 कर दीजिए, और ज्यादा आपको करना है तो 950 तक भी बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 13,000 का। नीचे की तरफ का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 12,825 12,775 12,750 और 12,700। जी हाँ, अब एकदम परफेक्ट है। 12,875 12,925 की रेंज में बेचना है। नीचे में 12,950 तक भी बेच सकते हैं आप अगर मिले मौका तो, लेकिन 925 30 935 थोड़ा एक ऐसा लेवल निकल कर आ रहा है जहां पर बाजार रुकना चाहिए, तो आप उसी लेवल को ध्यान में रखकर अपनी बिकवाली कर लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी पे। आज मैं दीप आपको दो तरह से खास इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके। क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी में दो तरह के ट्रेडर होने चाहिए, एक बहुत एग्रेसिव ट्रेडर और एक बहुत शांति वाले जो अपने लेवल पर इंतजार करें। तो मैं दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल हो सकते हैं। आज आपको दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे। गैप से खुलकर ऊपर जाएंगे, शॉर्ट होगा, नीचे खुलेंगे, वापस बाय होगी, तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। एक तरफा बाजार वाला टाइम अब थोड़े समय के लिए रुक गया है, थोड़े समय हम दोनों तरफ ट्रेड करेंगे, और वापस से जब ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा हम फिर से वापस एक तरफा ट्रेड पे जाएंगे। तो आज बैंक निफ्टी आपको खरीदना है 28,075 28,275। ये उन लोगों के लिए जो एकदम पैसिव आराम से शांति से अपने लेवल पर इंतजार करते हैं। भाई वो बैठे रहते हैं, वो बाज की तरह की, जब मेरा लेवल आएगा तो झपट्टा मारूंगा एकदम, उस तरीके से उनके लिए ये रेंज परफेक्ट है खरीदारी करने की। 28,000 आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट 28,450 28,600 28,725 और 28,825 का होगा। ये आपके ऊपर के टारगेट हो गए। अब जरूरी नहीं ये लेवल आए, नहीं आए तो नहीं आए, आया तो ठीक। अब लेकिन आपको करना ही है लाइफ में कुछ, और आप उसके बगैर नहीं रह सकते, तो फिर आप ऐसा करिए, आप हैं एग्रेसिव ट्रेडर, 28,450 28,600 की रेंज में भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, निफ्टी वहां पर खरीदिए आप। 28,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका, इस लिहाज से आपको खरीदना है, ये ध्यान में रखिए। ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए आपके लिए खरीदारी की रेंज, और फिर स्टॉप लॉस भी आपका छोटा होगा, दोनों ही चीजें। बैंक निफ्टी बेचना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल बेचना चाहिए। 29,600 29,750 ड्रीम लेवल है, परफेक्ट रेंज है जहां पर बेचना चाहिए। अब मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, संभावनाएं कम है, लेकिन अगर मिला तो जरूर वहां पर हाथ आजमाइए, शॉर्ट जरूर करिएगा। स्टॉप लॉस आपका होगा 29,800 का, बिल्कुल छोटा। मैं चाहता था 30,000 का भी दे सकता था, और जो बहुत दूर का स्टॉप लॉस लगाना चाहे वो 30,000 का भी लगा सकते हैं। अदरवाइज 29,800 का स्टॉप लॉस ठीक है। 29,450 29,300 29,200 और 29,075 ये आपके टारगेट हैं बैंक निफ्टी में, अगर आप शॉर्ट बनाते हैं तो नीचे। अब आइए एक और चीज, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट करने का एक मौका देख सकते हैं 29,175 29,225 की रेंज में। बेसिकली 29,050-75 से आपको सोचना है, और 29,175 29,225 की रेंज में एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं 225 की रेंज में, और वहां पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपका 29,300 का। उसके बाद आपको काटना, देखो जब मैं एग्रेसिव ट्रेडर बोलता हूं तो एग्रेसिव ट्रेडर में एक चीज समझ लीजिए, दो कंडीशन आपको पूरी करनी है। पहली चीज तो ये क्या, आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप स्क्रीन के सामने रहते हैं
और तीसरी चीज है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने, जैसे ट्रेड के स्टॉप लॉस लगाने की आदत होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो ही आप एग्रेसिव ट्रेडर है, और उनके लिए यहाँ शॉर्ट करने की राय है। और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 29,300 का, नीचे की तरफ के टारगेट 29,075, 28,825, 28,750, 28,600, 28,450 तक के टारगेट नीचे की तरफ के लिए आपके बनेंगे। जी दीप, इंटरेस्टिंग डे होगा और कुछ अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज हैं बैंक निफ्टी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए, अपनी रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड करें। सर 11 स्टॉक्स बैन में थे, 11 के 11 बने हुए हैं, पर थोड़े चेंजेस हुए हैं। टाटा स्टील जेएसपीएल बैन से बाहर हैं और फ्रेश एंट्री हुई है डीएलएफ और एलएनटी फाइनेंस की। अच्छा सर, आपने थोड़ा फंड डेटा और विस्तार में समझाया, स्पेशली जो कल फ्यूचर्स में एक्शन हुआ, और साथ ही अब वायदा कारोबार से क्या संकेत लेने चाहिए? दीप कल का कुछ याद आया जब आपने बैन की बात कही कि 11 स्टॉक बैन में 11 के 11 बने हुए हैं? कल सुबह एक चीज हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि अभी तक मैंने रिसर्च तो पूरी डिटेल में नहीं की है, लेकिन अनुभव ये बताता है कि जब भी 12-13 स्टॉक, 10-12 स्टॉक, 10 से ज्यादा स्टॉक बैन में आने लगते हैं तेजी के मार्केट में, तो मार्केट करेक्शन देता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सारे संकेत है जो आपको कहीं किताब में पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिले तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ कुछ संकेत होते हैं मार्केट के स्टॉक्स में ओवरबॉट होने के। भाई तेजी का मार्केट है ना, और अगर 12-12 स्टॉक आपके बैन में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इन स्टॉक्स में भर भर के लिया हुआ है। अब वो अलग बात है कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एनएससी ने आधी कर रखी है, मार्च के फॉल के पहले जो पोजीशन थी वो अभी तक वापस रिस्टोर नहीं की, वो अपनी जगह है। मेरा पॉइंट सिंपल दीप ये है कि ऐसे में आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जब आपको हल्का होना है, तो हल्का होने का मतलब ये है आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स भी कम करने हैं, आपको क्वांटिटी भी कम करनी है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है, दिल पे पत्थर लग के लगाना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर जो बड़ा नुकसान होता है, फिर आप है ना किसी न किसी को जिम्मेदार ढूंढते हैं कि मेरी गलती के लिए कोई और जिम्मेदार है। वो कौन हो सकता है? अब वो कोई भी हो सकता है, अनिल सिंह भी हो सकता है। नहीं, दीप तो नहीं होगा। दीप तो जनरली दीप आपके लिए अच्छा काम है। दीप आप मेरे साथ बैठते हैं, आपको कुछ रिकमेंड करना नहीं पड़ता, तो आपके लिए बड़ा आराम है कि आप आराम से मुस्कुराते हुए हर चीज़ का जवाब दे देते हैं और सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन जो रिकमेंड करते हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको भी सोचना है कि ये कुछ कुछ जो संकेत मिलते हैं वो आपको पढ़ना जरूरी है। अब आइए संकेत एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं जो एफआईएस के डेटा में आपने कहा है दीप। देखिए, फिर से कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी है, 1181 करोड़ की, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। आमतौर पर जब भी एफआईएस की तरफ से ट्रेंड रिवर्सल होता है, एक और मैं आपको काम की बात बता रहा हूं जो ध्यान से सुनिएगा, और वो आपको पहले भी बता चुका, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है। एफआईएस अपने एक्शन की शुरुआत वायदा कारोबार से करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर से। अगर उनको मूड बदलना है तेजी या मंदी का, पहले वहां पर एक्शन होगा, उसके बाद कैश मार्केट में होगा। तो अगर उनको खरीदना शुरू भी करना है तो पहले एफएनओ में शुरू करते हैं, फिर वो जाते हैं कैश मार्केट में। बेचना होता है तो पहले कैश मार्केट में एफएनओ में बेचना शुरू करते हैं, फिर कैश में जाते हैं। ऐसा क्यों? उसका लॉजिक और रीजन भी बता दूं। अगर आपको कैश मार्केट में स्टॉक बेचना है तो आपको बेचने में लिक्विडिटी कम होने की वजह से वक्त लगता है। यही स्टॉक अगर आपको एफएनओ में है और उसे बेचना है, एक से एक आपके मतलब साइज ही लॉट साइज है, यानी कि सीधा 10 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज अगर आप लॉट साइज माने तो 10 लाख रुपए का ट्रेड आपका एक ही स्टिक में हो जाता है। तो वहां पर आपके लिए बेचना आसान है। और एफआईएस को क्या करना है? अगर वो बेच रहे हैं तो महीने के अंत में डिलीवरी उतार देंगे, उनके लिए तो सिंपल है। तो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एफएनओ में खरीदें या एफएनओ में बेचें, बाद में उन्हें सिर्फ ट्रेड रिवर्स करना होता है। ब्रोकरेज नहीं के बराबर लगती है, एफआईएस के लिए बहुत ही कम है, मुश्किल से 2-4 पैसा ब्रोकरेज होती होगी डिलीवरी के। तो उन्हें ऐसा भी नहीं कि ब्रोकरेज का कोई खौफ है, उनके लिए तो प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो कल के सेशन में पहली बार इतने समय बाद एफआईएस की तरफ से तेज बिकवाली वायदा कारोबार में हुई है। 737 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। इसमें इंडेक्स में उन्होंने लॉन्ग पोजीशन भी अपनी कम की है ज्यादातर, और थोड़ी शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है। 1526 करोड़ के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। देखिए, ये ध्यान से सुनिए ये आंकड़ा, 1181 करोड़ की कैश में खरीदारी की है और 1526 करोड़ की फ्यूचर्स में बिकवाली की। तो नेट कल स्टॉक्स में उनकी बिकवाली है। मैं इनको देखते हुए आंकड़ों को नेगेटिव भी रख सकता था, फिर भी मैंने आज एफआईएस के आंकड़े न्यूट्रल क्यों रखे हैं? पहली बात, कल ये एक्सपायरी के आंकड़े वीकली के। दूसरी बात, पहली बार ही आए हैं। और तीसरी बात अभी भी कैश में खरीदारी के। कैश के आंकड़ों को मैं हमेशा वजन ज्यादा इसलिए देता हूं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होते हैं, वायदा कारोबार के आंकड़े शॉर्ट टर्म के लिहाज से होते हैं। लेकिन ये आंकड़े आपको थोड़ी सी सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं
कि पहला आंकड़ा कल ही आया है, देखिए एक दो दिन क्या वाकई में एफआईज अपनी बिकवाली बढ़ाते हैं या वापस से खरीदना शुरू करते हैं। दोनों चीजें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को लेकर। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली सावधानी से देखना है कि क्या करते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और घरेलू फंड में थोड़ा सा निराश इसलिए हूं कि कल की तेज गिरावट में उन्हें थोड़ा तो खरीदना चाहिए, शुरू करना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत 2850 करोड़ की बिकवाली उनकी हुई, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। इसका मतलब ये है कि घरेलू फंड अभी भी खरीदने के मूड में नहीं, क्या थोड़ी और नीचे की डाउनसाइड देख रहे हैं, कहां से खरीदना शुरू करेंगे, उनका पहला खरीदारी का आंकड़ा कहां आएगा, ये मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दीप अभी तक इसका जवाब है नहीं। बिल्कुल पर थोड़े संकेत आए हैं कल एफआईएस की तरफ से कॉशियसनेस के, देखते हैं इसका क्या प्रभाव मार्केट पर पड़ेगा। सर वायदा कारोबार से क्या अहम लेवल्स निकल कर आएंगे? देखिए दीप, अब तो ये वीकली सीरीज और मंथली सीरीज दोनों सेम हो गई। इस बार जो एक्सपायरी होगी मंथली होगी, डेटा है। इमीडिएटली आप सपोर्ट के तौर पर 12,700 देख लीजिए, 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 12,800 पर भी 20 लाख शेयरों का है, तो ये 12,700 12,800 आपकी सपोर्ट रेंज हो रही है निफ्टी पर इस वक्त। ऊपरी स्तरों पर 12,900 13,000 रुकावट की रेंज है, 12,900 के कॉल्स पे 30 लाख शेयर है और 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कल ही बढ़ा है। 13,000 के कॉल्स में 33 लाख शेयर है, 14 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कल ही बढ़ा है। तो 12,875 से आपको प्रॉफिट बुकिंग और बेचने के बारे में सोचना है। 12,875 से 13,950 मान लीजिए ब्रॉडली, ये रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और नीचे की तरफ 12,700 12,750 775 सपोर्ट जोन के तौर पर है आज, इस लिहाज से आपको ध्यान में रखना है। ये वायदा कारोबार के डेटा है निफ्टी के। बैंक निफ्टी के डेटा कम है दीप, 29,000 के आसपास 6 लाख शेयर पुट में है, 5 लाख शेयर कॉल में है, तो 29,000 के पार निकल कर टिकेंगे तो ही आपको वहां से थोड़ा हल्का मजबूती का संकेत आएगा। बाकी डेटा कम है बैंक निफ्टी में, तो आप 29,000 के लेवल पर एक बार नजर रखें सिर्फ, बस। ओके सर, तो नज़र रखते हैं 29,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी पर क्या होगा। इंटरेस्टिंग डे होगा ट्रेड के लिए आज। अच्छा सर, नई लिस्टिंग ग्लैंड फार्मा, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। वैसे तो आपने कहा हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए, आज लिस्टिंग पर क्या एक्शन रेकमेंड कर रहे हैं? दीप वैसे ये लिस्टिंग पर और एक दिन के लिए स्टॉक है भी नहीं। देखिए इस स्टॉक में अच्छा क्या है मैं बता दूं, वैल्यूएशंस मुझे ठीक लगते हैं दूसरी फार्मा कंपनियों के मुकाबले में, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि इनका जो पेरेंट है वो चाइनीज़ कंपनी है फोसुन, वो ग्रुप है, और वो फोसुन ग्रुप का बायोनटेक और साथ ही फाइजर जो ये वैक्सीन बना रहे हैं आपकी दुनिया भर में कोरोना की, जिसमें वो सबसे आगे, उनके साथ टाई अप है। तो इनडायरेक्टली इनका टाई अप भी फोसुन अपने पेरेंट के थ्रू होकर वहां तक पहुंचता है। तो वैल्यूएशन अच्छा है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, पिछले कई सालों में शानदार ग्रोथ रही है। 2 साल पहले इंडियन प्रमोटर्स थे, इंडियन प्रमोटर्स की बनाई हुई कंपनी इन्होंने बेच दी और अब नए प्रमोटर आ गए। अब जो समस्या है वो यही है, नए प्रमोटर्स जो है वो चाइनीज प्रमोटर हैं, और जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस और ये कारोबार और उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन चाइनीज कंपनियों का जो निवेश है या चाइनीज प्रमोटर होने की वजह से हमेशा एक डर, एक तलवार आपके लटकी रहती है कि कल को चाइना के साथ रिलेशन अगर किसी भी तरह के खराब होते हैं तो फिर क्या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट पर, बिजनेस पर, जो ये जो वो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई। इसलिए हमने इससे कहा कि आप लिस्टिंग गेन के लिहाज से मत खरीदिए। मेरा ये समझना है आज 50-100 रुपए ऊपर लिस्टिंग हो सकती है इश्यू प्राइस के, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ लिस्टिंग भी नहीं होगी। ये स्टॉक एक चीज़ समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, मतलब ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि बड़े इन्वेस्टर्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उन्हें एंट्री और एग्जिट समझ में आता है, प्रॉफिट और लॉस में भी वो निकलना और खरीदना जानते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये कि जो हमने लिस्टिंग के वक्त आईपीओ के वक्त भी कहा था, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर, उन्हें ही पैसा लगाना है, बाकी लोग छोड़ दें। तो मेरा ये समझना है 1550 1600 के आसपास लिस्ट हो सकती है। उसके बाद देखते हैं कि कितने बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। इंटरेस्ट रहना चाहिए ऐसा मेरा मानना है बड़े इन्वेस्टर्स का, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसमें दिमाग लगाना नहीं है। जिन्होंने पैसा लगाया इसलिए रेस्पॉन्स भी कमाया, देखिए मुश्किल से 2 गुना भरा था तो रेस्पॉन्स भी कमाया। तो मेरा ये समझना है कि ये इशू के बाद किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन संभावना कम है कि इशू प्राइस से नीचे जाए। मैं इनकार नहीं करता, संभावना कम है कि इशू प्राइस के नीचे जाए, और उसकी वजह यह कि जब इशू 2 ही गुना भराओ और वो भी क्यूआईबी की वजह से भराओ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से भराओ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने लिस्टिंग पर पहले दिन ही बेचने के लिहाज से लगाया, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाया। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई राय नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लगाया है तो आप अपने आईपीओ प्राइस का स्टॉप लॉस रखें, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और उसके बाद आप इसे होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो ग्लैंड फार्मा देखते हैं किस तरह की आज लिस्टिंग का एक्शन होगा। वैसे अनिल जी जैसे कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। चलिए आपको आज के अहम स्टॉक्स भी बता देते हैं और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन किधर है। कुशल, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आप देखिए आईएफएल सिक्योरिटीज पर नजर रखनी है। आज बायबैक पर इनकी बोर्ड बैठक है। साथ ही फाइजर पर जो पेरेंट कंपनी है वो आज वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अर्जी डाल सकती है, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा भारत में अहमदाबाद में आज से जो है कर्फ्यू लागू होगा। 9 बजे से रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच जो है कोरोना वायरस के जो केसेस वहां पर बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है भारत के लिए। साथ ही एनएमडीसी ये जो है बायबैक, इसकी इन्होंने जो बायबैक अनाउंस किया था 1378 करोड़ रुपए का 105 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, इसकी जो है आज एक्स डेट है, तो इस पर भी आप नजर रखिए। साथ ही कुछ खबरें हैं मेरे पास जिसमें जीएमआर हाईवेज, वेल्सपन एंटरप्राइजेज, एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि जीएमआर ग्रुप और एलएनटी ग्रुप भी फोकस में रहेंगे वेल्सपन एंटरप्राइजेज के साथ साथ, क्योंकि जो निजी पैसेंजर ट्रेन हैं उनकी उनमें जो है 102 कंपनियां बोलियां लगाएंगी। इनफैक्ट ये जो दूसरा राउंड है इसमें ये 3 कंपनियों को आगे गो अहेड मिलता हुआ नजर आया है, तो ये 3 जो ग्रुप है और कंपनी है वो फोकस में रहेंगी। साथ ही रेल मंत्रालय को 16 कंपनियों से 120 एप्लीकेशंस आए हैं इस चीज को लेकर, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही एम्फेसिस, इन्होंने एक कंपनी का अधिग्रहण किया है, डेटालिटिक्स नामक एक कंपनी है। 130 करोड़ में ये एक्विजिशन इन्होंने किया है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स पर काम करती है, जिससे एम्फेसिस के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको उनकी जो डिजिटल रिक्वायरमेंट्स है उससे इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही वोडाफोन आइडिया, भारती इंफ्राटेल और भारती एयरटेल, इन तीनों कंपनियों पर आज फोकस होगा, क्योंकि द मच अवेटेड जो भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर के बीच में डील होनी थी, जो मर्जर होना था, वो फाइनली कंप्लीट होता हुआ दिखा है। इसके तहत वोडाफोन आइडिया ने जो करीब 11.15% हिस्सेदारी इंडस टावर में बेची है, उससे इनको 3760 करोड़ रुपए अब जो है फाइनली मिल चुके हैं। और अब कंबाइंड एंटिटी में वोडाफोन ग्रुप की जो हिस्सेदारी है वो 28.12% होगी और भारती एयरटेल की इस नई कंपनी में जो हिस्सेदारी है 53.51% से घटकर 36.7% करीब होती हुई दिखेगी और नई कंपनी के बिमल दयाल जी जो हैं वो सीईओ बनेंगे। तो यहां पर आपको नजर रखनी है, भारती इंफ्राटेल आज फोकस में रह सकता है। साथ ही आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर एचडीएफसी एएमसी ने जो हिस्सेदारी है इनके लिए नेगेटिव फंड एक्शन हुआ है, 7.08% से घटाकर 5.08 यानी 2% की गिरावट जो है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है आरती इंडस्ट्रीज में। और टाटा केमिकल्स अंत में एलआईसी ने अपनी जो हिस्सेदारी है 5.03% से बढ़ाकर 7.09% कर दी है। तो कल जो टाटा केमिकल्स में मूव हमें देखने को मिला था ये काफी सिग्निफिकेंट और यहां पर जो नाम आता हुआ दिखा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग एक्शन है इधर। इंटरेस्टिंग एक्शन कुछ और स्टॉक्स में वरुण के पास, वरुण बताएं। देखिए दीप, सबसे पहले तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे राकेश और रेखा झुंझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी जो है घटाई है इस कंपनी में, 6.2% से घटा के 5.65% की है। इंडिया निवेश रेनेसांस फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल एआरसी ने यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने करीब 8.73% नई हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। एनएमडीसी, धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से ये बयान आया है कि आयरन ओर की सप्लाई में कमी के चलते एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाने के लिए, यानी कि आयरन ओर के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाने के लिए सरकार विचार कर रही है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और कैडिला को अपने रडार पर रखिए, क्योंकि WHO ने गिलियड की जो रेमडेसिविर जो कोविड की दवा है उसके इस्तेमाल की उसको इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। कुछ इनसाइडर ट्रेड्स है जिसमें जी शिपिंग, यहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 1.86 लाख शेयर जो है 17 और 18 नवंबर को बेचे हैं। ऑरबिंदो फार्मा में भी प्रमोटर ने करीब 3 लाख शेयर जो है वो 18 नवंबर को बेचे हैं। पनामा पेट्रो, यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है 1.32 लाख शेयर्स की, 17 से 19 नवंबर के बीच में ये खरीदारी हुई है। और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पे प्रमोटर हिमाद्री क्रेडिटर फाइनेंस ने 54.24 लाख शेयर जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में बेचे हैं। 42 रुपीज़ 60 पैसे के भाव पे ये सौदा हुआ है। ओके, तो ढेर सारा फंड एक्शन हुआ है, थोड़ा प्रमोटर एक्शन भी है, वहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। आइए नजर रखते हैं क्या आज जो ब्रोकरेजेस का कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताइए।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहली रिपोर्ट आई है मारुति पर। सीएलएससी की रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा गया, लक्ष्य दिया है 6,300 का। 6,950 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि दिसंबर के बाद अगर आप देखें तो बिक्री में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिलेगी। हालांकि ब्रोकरेज हाउस का ये भी मानना है कि जो 50% का अच्छा मार्केट शेयर है वो बरकरार देखने को मिलेगा। HCL टेक यहाँ पर सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 1,000 रुपए का। 805 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि आगे जाकर भी मैनेजमेंट का पूरी तरीके से फोकस है कि 20 से लेके 21% के एबिट मार्जिन जो है ये बरकरार रखेंगे। बीएल पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा और काफी ऊंचा लक्ष्य दिया, क्योंकि देखिए कल की क्लोजिंग जो है केवल 103 रुपए की, 130 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और ये कह रहे कि खर्चों में कमी करने से कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इसमें एक बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। आगे जाके 20% के स्थिर मार्जिन देखने को मिलेंगे और अगले 5 से 10 साल में अगर आप देखें तो मिसाइल सिस्टम्स में मजबूत ऑर्डर फ्लो के चलते ये स्टॉक पर पॉजिटिव है। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। सीएलएससी की रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है। 800 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 1,050 रुपए कर दिया है। 985 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि रिकवरी अनुमान से बेहतर देखने को मिली है और दूसरी तिमाही के बाद अगर आप देखें तो कलेक्शन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 93% पर पहुंच गई, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज आपके लिए एक्शन। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बिगुल पिक ऑफ द डे का। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ओपनिंग बैट्समैन सचिन जी के साथ। सचिदानंद उत्तेकर। सचिन जी बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मार्केट पे तो थोड़ा सा न्यूट्रल ही रुझान है, बट जिस तरीके से अभी भी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे लग रहा है लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों तरीके के ट्रेड्स आज के सत्र में मिल सकते हैं। बट फिलहाल कल के डेटा के हिसाब से मुझे लग रहा है यूपीएल ये एक काउंटर है जो डिसाइसिवली वीकर साइड पे रहा है और एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर अच्छी तरह मेंटेन्ड है। कल के सत्र में एक इंपॉर्टेंट लेवल था 420 का, वो डिसाइसिवली ब्रेक हुआ था एंड एक इनवर्स फ्लैग पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है। तो कल के सत्र में भी लगभग 5% का हुआ एडिशन था ब्रेकडाउन के बाद, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंटिन्यूड मोमेंटम रह सकता है। अगर इसका वीकली एडीएक्स भी देखें तो वो 27 के आसपास शिफ्ट हो चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मंदी अनलॉक हो चुकी है। सो यहाँ पर बिकवाली की सलाह होगी यूपीएल इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर थोड़ा सा उछाल मिल जाता है तो 418 से 419 एक अच्छा जोन होगा जहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 422.30 का एंड टारगेट होगा 410 का। ओके, और कल मुझे याद है कल का पहला शॉर्ट कॉल सचिन जी की तरफ से आता दिखा। कल सुबह सुबह शो में आखिरी कॉल जो आया था वो शॉर्ट साइड पर ही था। सचिन जी ने सबसे पहले यूपीएल ही बेचने की राय दी थी, तब मेरे ख्याल से 420 का भाव चल रहा था, तब पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। आज उसी कॉल को आगे बढ़ाते हुए वागिल साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या करेंगे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आज मेरा नोटा है क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन में क्लियर नहीं हूँ, मुझे लगता है ऊपर में वीक वाली आनी चाहिए, बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होंगे, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, पहले आधे घंटे की एक्शन देखूंगा फिर डिसीजन लूंगा। तो फिलहाल मेरा नोटा है। ना ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वेट एंड वॉच। आप तो अभी नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी तो कल पूरे दिन भर नहीं, मतलब आखिरी शो में नहीं, आखिरी शो में भी नहीं, लगभग 10 बजे के 10:15 बजे के बाद से उन्होंने पूरे दिन भर नोटा का इस्तेमाल किया, क्योंकि 10 बजे के पहले उनकी आखिरी कॉल आई होगी, उसके बाद से तो नोटा ही चल रहा है। बताएं सर। बंसल जी गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मेरा नोटा नहीं है और मैंने अनिल जी काफी एक्स्ट्रा काम करा है इस आपके इस आरोप से बचने के लिए कि काम नहीं करा है। तो मेरी खरीदारी की राय है, बजाज ऑटो पर खरीदारी की राय है 3,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 3,084 3084 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो पे खरीदारी की राय है। बिल्कुल दबाव बनाने में माहिर हूं और मैं दबाव बनाने में सफल रहा। राकेश जी पर तो कुणाल जी का देखता हूं, कुणाल जी पर भी क्या कुछ दबाव बनाए। कुणाल जी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरे पास भी एक कॉल है, लेकिन मेरे पास बिकवाली की कॉल है अनिल जी, और बेचना है औरो फार्मा, जिसमें कल जब बाजार बंद हो रहा था तब अचानक से गिरावट आते हुए दिखी, और इस गिरावट के चलते अनिल जी एक पैटर्न तैयार हो गया इसके शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, जिसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। ये 60 मिनट चार्ट्स पर ये पैटर्न बना हुआ है, और इसका ब्रेकडाउन कल के अंत में आते हुए हमने देखा, तो मुझे उम्मीद है कि स्टॉक एक बार 780 तक फिसल जाएगा। तो 800 रुपए और 780 के दो टारगेट के लिए बेचना है, और स्टॉप लॉस 845 पर रखना है। तो 845 के स्टॉप लॉस के साथ औरो फार्मा में बिकवाली गिरा है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए औरो फार्मा में बिकवाली की राय। सिद्धार्थ सेदानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं आनंद आर्थिक ग्रुप से। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। आपकी भी पिक ऑफ द डे कमाल करती हुई दिखती है। आप आमतौर पर दिग्गज शेयरों में देते हैं, लेकिन वो भी इंट्राडे में बड़ा मूव देते हुए नजर आते हैं। बताएं सर, आज कौन सा शेयर चुना है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज जो स्टॉक चुना है वो दिग्गज नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैंने इस कंपनी में बहुत बार रिकमेंडेशन दिया है, और ये कंपनी सदाबहार कंपनी है मेरे लिस्ट की, और वो है विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स के जो रिजल्ट्स आए थे, नतीजे आए थे, वो थोड़े से दबे हुए थे, बट वो उसका जो मेन प्रोडक्ट है उसके कारण। पर अब मुझे लगता है कि चौथी तिमाही के नतीजे में बम्पर रिजल्ट्स आएंगे। तो विनती ऑर्गेनिक्स 1500 करोड़ का केपेक्स कर रही है कंपनी, और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी। निवेश की राय है हालांकि मेरा, पर इसमें टारगेट प्राइस मैंने रिवाइज कर दिया है, वो है 1475, 1475। विनती ऑर्गेनिक्स कमाल कर सकती है, यहां से जरूर खरीद सकते हैं 1475 के टारगेट के लिए। ओके, ये है आपके लिए 1475 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय विनती ऑर्गेनिक्स में। सुमित जी और शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, सुप्रभात। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे आज का। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा आज भी दबाव देखने को मिलना चाहिए। तो बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक दबाव दिखा सकता है। 600 रुपए का इसका इमीडिएट सपोर्ट है, वो ब्रेक होना चाहिए। कल की क्लोजिंग 611 612 के आसपास है। इसके अंदर सेल बनता है मार्केट ओपन होने के बाद। नीचे में 600 रुपए से लेके 580 रुपए तक का मूव एक्सिस बैंक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ऊपर में 622 625 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वो स्टॉप लॉस लगा के बेचे। नीचे में टारगेट 600 पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो आज ब्रेक होना चाहिए, और उसके बाद 580 रुपए तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। ओके, एक्सिस बैंक में करें बिकवाली 600 और 580 के टारगेट के लिए। आइए शुभम जी का भी करते हैं स्वागत। शुभम जी, सुप्रभात। बताएं सर, क्या करेंगे आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा ट्रेड है वो HUL पे खरीदारी की राय है, और बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, इसलिए आज काफ़ी समय के बाद मैं स्प्रेड ट्रेड का प्रयोग करूंगा। तो HUL में अगर हम देखें और बाकी सारे कंजम्पशन वाले जितने स्टॉक्स हैं, उसमें डेटा पॉइंट्स अब रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं, जो कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और मुझे लगता है कि अब HUL में यहाँ से एक हमें रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। तो एक बुल कॉल स्प्रेड करने की रणनीति होगी, बिकॉज थोड़ा सा कन्विक्शन लो है बाजार पे ओवरऑल, इसलिए एक स्प्रेड के थ्रू हम ये ट्रेड लेंगे। तो 2160 के कॉल ऑप्शन को खरीदें और 2200 के कॉल ऑप्शन को बेचें। तो ये ट्रेड करने में जो नेट खर्च आएगा वो 8.5 रुपये का आएगा, और वही हमारा मैक्सिमम रिस्क है 8.5 रुपये का, और स्प्रेड का टारगेट होगा 22 रुपये का। तो एक स्प्रेड के थ्रू HUL पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, तो HUL पर एक बुल स्प्रेड बनाने की सलाह आ रही है, और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक पर थोड़ा एक्शन पिछले कुछ दिनों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो नज़र रखते हैं जहां तक इस पूरे ग्रुप का सवाल है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स आपके लिए जो खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिखेंगे। सिद्धार्थ जी, L&T पर जरा राय दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जबरदस्त तेजी स्टॉक में बनी है। ऑर्डर विन पर ऑर्डर विन आ रहे हैं। बुलेट ट्रेन के 2 प्रोजेक्ट्स इन्हें मिल चुके हैं। अब खबर आई है कि रेलवे सेक्टर में जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने की प्रक्रिया है, उसमें L&T एक शॉर्ट लिस्ट में है, और स्टॉक में भी अच्छी तेजी है। L&T पर क्या करना चाहिए? यहां से और एक्शन दिखेगा स्टॉक में? बिल्कुल दिख सकता है दीपांशु। L&T मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, L&T मतलब डेवलपमेंट, और जब भी कहीं पे भी डेवलपमेंट की बात चल रही है L&T अव्वल नंबर पे रहेगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है L&T के लिए जानने के लिए, कि नॉर्मल सी रिटर्न हो रही है देश में, और अनलॉक की प्रक्रिया के कारण जो नॉर्मल सी रिटर्न हो रही है, L&T को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। डेफिनेटली बहुत बेहतरीन कंपनी है, बट शॉर्ट टर्म नजरिया मत रखिएगा।
12 से 18 महीने का नजरिया रखें, तब आपको फायदा मिल सकता है। ओके, तो 12 से 18 महीने का नजरिया रखिए। वैसे हमने देखा है 850 से 1150 अच्छी मूव आ गई है। अनिल जी ने भी पिछले हफ्ते माउरेट ट्रेड पर रेकमेंड किया था, वहां से भी तेजी आ गई, बट जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन पिक है।